प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले निगरान हुकूमत के वजीर आजम और वफाकी वज़रा के अरबों रुपए के असासे मद्दे मुकाबले ने तमाम निगरान काबीना के वज़रा की सरमायाकारी और दीगर जायदादों का बड़ा इंकशाफ कर दिया। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ दर्जनों कनाल अराजी, करोड़ों बैंक बैलेंस और कई तोले सोने के मालिक निकले। निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के अकाउंट में 2 अरब रुपए से जायद की मौजूदगी का बड़ा इंकशाफ। ये रकम कहां से आई, जबकि वजीर तिजारत गौहर एजाज 80 करोड़ के घर के मालिक निकले। वफाकी वज़रा की बड़ी बड़ी जायदादों का पर्दा चाक वजीर आजम काकड़, निगरान वफाकी वज़रा जलील अब्बास जिलानी, फवाद हसन फवाद, शाहिद अशरफ तारड़, डॉक्टर शमशाद अख्तर, डॉक्टर उमर सैफ, मोहम्मद अली, नदीम जान, मोहम्मद अली सिंधी, मुर्तज़ा सुलंगी, अहमद इरफान असलम, सरफराज बुगटी, जनरल अनवर अली हैदर समेत दीगर कौन कौन से वज़रा कितने कितने असासों के मालिक हैं। काकड़ काबीना का अमीर तरीन और गरीब वजीर कौन है। एक्सक्लूसिव स्टोरी इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी। टूर्नामेंट से बाहर पाकिस्तानी टीम 2011 के वर्ल्ड कप के बाद किसी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में नाकाम। जिम्मेदार कौन? बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की मुहिम जोर पकड़ गई। टीम की हार का सारा मलबा उन पर डालने की तैयारियां। आने वाले दिनों में क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी टीम में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के। पाकिस्तानी क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद होंगे मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट मुसन्निफ डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ स्टूडियोज में। और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एक्सक्लूसिव स्टोरी, क्लासेस साहब बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। निगरान काबीना और निगरान जो वज़ीर आज़म हैं इनके टैक्स गोशवारों की डिटेल्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली आपने कहीं से ढूंढ के निकाली हैं। अब ज़रा प्लीज़ बताइए, बड़ी हैरानकुन किस्म की डिटेल्स हैं जो मैं आई वाज जस्ट स्किमिंग थ्रू, आपके मुंह से ज़रा और हैरानकुन लगेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बड़े दिनों से इस स्टोरी पे मैं काम कर रहा था क्योंकि इस तरह की स्टोरीज जो है ना बाज़ आप पहले से लगते हैं कोई महीना 2 महीने लग जाते हैं। अब ये हुकूमत जब आई थी तो अगस्त में मेरा ख्याल आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त सितंबर अक्टूबर, वी आर इन नवंबर। तो ज़रूरी होता है कि जितने एक कैबिनेट के आपके अरकान होते हैं, चाहे वो आपके नॉर्मल कैबिनेट हो, पॉलिटिकल कैबिनेट हो या निगरान कैबिनेट हो, तो इनके असासे जो है ना आपको जमा करवाने पड़ते हैं। यू हैव टू सबमिट, ये जो डिटेल जो हैं आपको देनी पड़ती होती हैं। सो अब ये 3 महीने हो गए थे जो डिटेल्स मैं आँख रखी हुई थी कि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें गोशवारे जो है ना सामने आएंगे। इससे पहले MNAs वज़ीर सब के आते होते हैं। सो इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी थी क्योंकि बड़े बड़े नाम थे जिनके, और स्पेशली हमारा जो ब्यूरोक्रेट होता है ना वो ज़रा थोड़ा खौफ ज़्यादा रहता है कि मैं अपने गोशवारों की डिटेल जो हैं दूँ या ना दूँ। पॉलिटिशियन को ऐसा थिक स्किन हो जाते हैं धीरे धीरे, उनको ऐसा मसला नहीं होता। सो ये स्टोरी मेरे जहन में थी 1-2 महीनों से कि यार कि इसकी डिटेल जो है ना हमने निकलवानी है, लोगों को बताना है कि किसके पास क्या है और कितना कितना कुछ है। पहले मैं क्लियर कर दूं, वी आर नॉट अक्यूजिंग एनीवन। हम ये नहीं कह रहे जी कोई इसमें वो क्या कहते हैं किसी ने गलत है, नॉट एट ऑल। हम सिंपली वी आर नरेटिंग द फैक्ट्स। और 2-3 जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत थी कि उनका वर्जन लिया जाए, मतलब शमशाद अख्तर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको हमने मैसेजेस हमने भेजे हैं। कुछ ऐसे उनका वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसा डाटा है, कुछ ऐसे पैसे हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर ने की हुई है, तो उस पर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे थे शमशाद अख्तर साहब का। लेकिन उन्होंने जवाब देना जो है मुनासिब नहीं समझा। और बाद में हमारे ऊपर ये ना वो करते हैं, वो तबर्रे पढ़ते हो, देखें जी कि आप स्टोरी कर रहे थे, हमसे पूछा नहीं है। फिर कल कोई तरदीद अपनी वजाहतें देने आ जाएंगी। वजाहतों से पहले मैं बता दूं, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। जितने आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई जाएंगी अभी एक एक बंदे की, इन तमाम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनके अपने हाथ से फिल की हुई डिटेल जो है ना वो मेरे पास मौजूद है। लिहाजा कल को शमशाद अख्तर साहब ये नहीं कह सकती देखें जी पाकिस्तानी जर्नलिज्म जो है, देखें ये ठीक नहीं हो रहा, ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। हमने उनसे रब्ता किया। उनके अकाउंट में मसलन एक अकाउंट में मेरा ख्याल है उसमें 2 अरब और कोई उस 71 लाख के करीब उनकी वो है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट शो की हुई है। वो डिजिटल जो नया डिजिटल पाकिस्तान है, इट अमाउंट्स टू मतलब $10 मिलियन मोर। सो वो जो नया डिजिटल पाकिस्तान का आया था जिसमें अब रख के यू कैन गेट सर्टेन प्रॉफिट अमाउंट, अच्छी खासी, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। उसके हम ज़रा उनसे डिटेल्स हम पूछना चाह रहे थे। मैं पहले से बता दूँ कि आपका जो पैसा जो था
डेफिनेटली आपको इस पे कितने मार्कअप पे आपने रखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, और ये जहन में रखें कि इनका अपना एक प्रोफाइल है स्टेट बैंक की। ये गवर्नर भी रही हैं, वर्ल्ड बैंक में भी रही हैं, ये पहले भी एक दफ़ा केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। सो उन्होंने जो डिक्लेयर की हैं चीज़ें, इट्स ए ह्यूज एक अमाउंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है, बैंकों में है, पैसा भी है। सो ये पहले बता दूं कि वट एवर वी आर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, वी हैव ऑल द एविडेंसेस जो कि आपको होने चाहिए इनके अपने हाथों से सिग्नेचर की। मैं वन बाई वन चलता हूँ ज़रा, कुछ आज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं, कुछ हम कल कर लेंगे। वे जो स्टोरी और हजम करनी भी थोड़ी मुश्किल है क्लास, सब तो आहिस्ता आहिस्ता। चलें जितनी आज देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसको कर सकें कि एक्सक्लूसिव, हम तो कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव ये इसमें डिटेल्स हैं। हम काकड़ साहब से शुरू करते हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब जी, वजीर आजम साहब। काकड़ साहब वो खुद कहते हैं जी मैं बड़ा इंतहाई सिंपल आदमी हूँ, बल्कि दिखने में भी हैं नॉर्मल तौर पर। वज़ीर आज़म बनने से पहले भी हमारी मुलाकातें रहती थी, कभी कोसार मार्केट में जाते थे, कभी सुपर मार्केट, कभी किताबों की दुकान पे, कभी कुछ चाय के खोखे पे। उनके ये मसाइल नहीं थे। एक होता है ना ज़रा अपनी पर्सनैलिटी का, पब्लिक फिगर। एक दफ़ा जब अभी इनकी वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात हुई थी, वज़ीर आज़म से आपको याद होगा पिछले माह, और हमने डिटेल भी दी थी, जर्नलिस्ट की हुई थी जी, जर्नलिस्ट की हुई थी, सारे लोग थे, और बड़ा मैंने कहा था 3 घंटे तक उन्होंने सबके सवालात के जवाब दिए। तो उसमें उन्होंने ये दावा किया था अपनी वो सिंपलिसिटी को बताने के लिए कि मेरा तो अपना घर भी नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे कोई 32-33 हज़ार रुपये बताया था, शायद इतना ही था अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। क्वेटा में मैं किराए के मकान पे रहता हूँ मैं, उनका ये कहना था। अब हम उनके ये जो है ना, जो उन्होंने अपनी डिटेल जमा करवाई हैं कि मेरे एसेट जो उन्होंने डिक्लेयर किए, वो एसेट क्या क्या हैं, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। वो ये कहते हैं किला सैफ में उनकी 20 एकड़ इस अराजी के मालिक हैं। अच्छा, अपने असासाजात में 20 एकड़ की मलिया जो उन्होंने 80 लाख रुपए दिखाई है, ये मैं काकड़ साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म 10 तोला सोने के मालिक भी हैं, ये तो खैर बहुत कम है वैसे मत से। अच्छा, फिर इसकी कीमत जो है उन्होंने 80,000 रुपये दिखाई है 10 तोला ये सोने की। लेकिन ये जहन में रखें, लोग वो कीमत दिखाते होते हैं जिस कीमत पे खरीदी गई। अगर आज से 10 साल पहले अगर आपने खरीदी है, ये मार्केट बेस नहीं होता। ये मेरा ख्याल इस पे हमेशा डिबेट रही है कि आपको ऐसे डिक्लेरेशन करंट वैल्यू नहीं होती, ये करंट नहीं होती। जिस पे आपने कोई घर खरीदा है, प्लाट खरीदा है, या प्रॉपर्टी खरीदी है, सोना जवाहरात जो भी खरीदे हैं, उस कीमत पे दिखाते हैं जिस कीमत पे खरीदे गए हैं। मसला आज कोई अगर कोई घर खरीदता है, किसी ने खरीदा था उसका 10 लाख रुपए का, आज उसकी मलियत है करोड़ रुपए, तो वो कहेंगे तुम्हारे पास करोड़ कहाँ से आ गया? कि उसने तो अपनी जो मलियत थी जस्टिफाई कर सकते हो, 10 लाख रुपए पे कर सकते हैं ना, वो 1 करोड़ पे तो नहीं कर सकता। सो ये उस वक्त की मलियत है जब इन्होंने खरीदे थे। इसके बाद वो ये कहते हैं जनाब के उनके पास जो कैश है वज़ीर आज़म साहब के पास, वो है जनाब 2 करोड़ और 56,75,000 रुपए कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स में उन्होंने जाहिर किए हैं। अच्छा, इन्होंने काकड़ साहब ने किए हैं। इसके बाद चागी मेन एक प्राइवेट जो है लिमिटेड, उसमें 50,000 मलियात के 500 शेयर्स के मालिक हैं। और जो इन्होंने अपना घर का फर्नीचर वगैरह जो है 4 लाख, आई मस्ट से इट्स ए वेरी मॉडरेट। अगर मुझसे पूछें कंसिडरिंग माजी में शौकत अजीज अरबपति थे, नवाज शरीफ साहब अरबपति थे, खान साहब के दौर में हमने देखा कि 1 साल में थोड़े से खान साहब मॉडरेट थे वज़ीर आज़म के तौर पर, और यकदम इनके एसेट जो है बूस्ट कर गए थे, जिस पे बड़ी स्टोरीज भी आई थी कि ये पैसा कहाँ से खान साहब के पास है। अच्छा, गिलानी साहब थे, वो बड़े अमीर थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब तो वैसे आपको पता है। सो वज़ीर आज़म जो आते रहे हैं अरबपति रहे। ये अरबपति तो नहीं लग रहे, लेकिन इनके अकाउंट में 2-2.5 करोड़ रुपए हैं, लिहाजा करोड़पति वाली लिस्ट में इनको डाला जा सकता है, बट इट्स ए मॉडेस्ट इनका वो है। अब आते हैं निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा जो हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनकी जो ज़रा इनकी डिटेल्स हैं, इन्होंने जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट था 2 अरब और ये 79 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शो की है। और डेफिनेटली उसमें रेमिटेंसेस का दिखाया, ये बाहर से पैसा जो लेकर आए। ये अकाउंट वो थे जिसमें आपने वो करना था, मेरा ख्याल है ये आपको वो मिलते हैं जो माजी में आई थी, इन्वेस्टमेंट करें जिसका आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर। सो अब इसको हम दोनों चीज़ों से देख सकते हैं। एक तो यह है कि उन्होंने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है, वी नीडेड डॉलर, वी नीडेड मनी, सो शी ब्रॉड बैक, और 2 अरब और 79 करोड़ रुपए की उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इसमें दिखाई, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में दिखाई है। हम उनसे पूछना चाह रहे थे, जो सवालात भी पूछे कि हमने भेजे, मेरे प्रोड्यूसर साहब राना अशरफ साहब, तो उनको सवाल अब मैंने लिख के दिया, मैं उनको ज़रा फॉरवर्ड करें। तो यही था कि टोटल कितने मिलियन डॉलर थे। हमने अपनी तरफ से जो इनका हिसाब किया, तकरीबन 10.1 मिलियन डॉलर के करीब ये बनते हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो किए। इस पर हम पूछना चाह रहे थे कि कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसके तौर पर। खैर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मेरा कितना है। सो 2 अरब और तकरीबन 80 करोड़ के करीब उनकी है। DHA में उनका कराची में घर है। फिर वो कहते हैं घर मुझे अपने वालिद की तरफ से तोहफे में मिला था। फिर ये ख्याबान है, मालियत भी 40 लाख रुपए दिखाई
दिखाएगी है। फिर ख्याबान शाहीन फेज़ ए DH कराची में प्लाट के मालिक हैं, वो ये कहते हैं ये भी मुझे वालिद ने तोहफे में दिया था, जिसकी मलियत 1,25,000 दिखाएगी। फिर सिविलियन एम्प्लॉइज़ इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी ज़ाहिर की है जिसकी 4,46,000 रुपये बताइए। फिर PSO के 3,01,000 रुपये के शेयर्स भी हैं इनके पास। फिर अपने असासा जात में इन्होंने जो टी बिल्स हैं वो 10,96,00,000 रुपए के वो इन्होंने शो किए हैं। फिर अपने असासा जात में इन्होंने अगर TDR और बैंक अल हबीब में इन्होंने 2,41 लाख रुपए मलियत जो है वो शो की है। इस वक्त कैश इन हैंड जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के पास है वो 19 लाख कैश इन हैंड है और 39 लाख रुपए बैंक में ज़ाहिर किए हैं और टोटल फर्नीचर जो है 2 लाख रुपए का। उसको सबसे ज़्यादा अगर अमीर तरीन मुझे जो लगता है अब तक का वो ये शमशाद अख्तर साहब हैं। और मैंने जैसे कहा कि प्रोफाइल बढ़ा है, बहर भी इन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशन में काम किया, स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं, 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना है, सो दैट्स ये उनकी है। अब सरफराज बुख्ती साहब पे आ जाते हैं ना, जो हमारे ये हैं इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कि इन्होंने क्या क्या जाहिर किया है। ये कहते हैं जनाब इनके पास घर हैं, फ्लैट हैं, प्लॉट हैं, कारोबार में शेयर्स के अलावा करोड़ों मलकियत के हज़ारों जानवर भी हैं इनके, वो भी हैं। इनके पास 90 ऊँट हैं सरफराज बुख्ती साहब के पास भी हैं। कि बलोच बहुत सारी गायें, बकरियां, बलोच बगैर ऊँट के तो नहीं हो सकता, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ऊँट हैं 8,870 भेड़ें हैं, कुछ 4,000 उसके बाद उस पर वो क्या कहते हैं सर, गायें हैं, कुछ 400 गायें हैं, बकरियां हैं, 80 बैल हैं, 86 भैंसों के मालिक हैं वो इस वक्त। ठाप ज़ाहिर उनके पास कैटल फार्मिंग होगी। अच्छा, G10 में इस्लामाबाद में इनका अपना घर है। फिर G10 के घर की मलियत 3 करोड़ 12 लाख है। फिर मुल्तान में 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट है इनका, निगरान हमारे वज़ीर दाखिला साहब का। फिर मुल्तान में 2 कनाल के रिहायशी घर में निस्फ के हाफ के मालिक हैं, 1 करोड़ रुपए की उसकी है। फिर वो क्वेटा में 1 करोड़ रुपए मालियत का प्लाट है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब का, निगरान का। फिर बुख्ती CNG सुई में इनके 50% इनके शेयर्स हैं जिसकी मलियत 50 लाख रुपए है। फिर इसके बाद 1 करोड़ रुपए मलियत की इनके पास ये असासा जात हैं, 2010 की गाड़ी है और इन्होंने कुछ यहाँ पे 68 लाख रुपए कैश इन हैंड शो किया है और इनके पास 68 लाख रुपए मालियत का फर्नीचर भी है। अब आते हैं ज़रा जनाब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भाई जो हैं, इससे पहले कि मैं और भी उन पे आना है, क्या नाम है उस पे जो बड़े बड़े नाम हैं उन पे भी आते हैं ज़रा, लेकिन ज़रा इनके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो है ना इनके नाम मैं ज़रा वो साहब के साथ शेयर कर लूँ। फवाद नफाज साहब भी हैं और हाँ ये फवाद साहब हैं जनाब, इनके पास जो है इनकी करोड़ों की मलियत की जायदाद और फवाद साहब पे सब लोगों की नज़र होगी कि इनके गोशवारों में क्या डिक्लेयर हुआ है। इनमें जनाब अपने असासा जहाज जो है 3 करोड़ मलियत का सोना और ज्वेलरी जाहिर की है। एंड ही इज अ ब्यूरोक्रेट, जरा जहन में रखे, ये जहन में रखे। ग्रेट बिजनेसमैन, ही इज नॉट। अब बाद में बिजनेसमैन बन गए हैं हाँ। लेकिन पहले एक ब्यूरोक्रेट थे। ग्रेड 17 में आते हैं, जरा एसेट जरा सुनते जाएं। 3 करोड़ मलियत का सोना और ज्वेलरी है जनाब। 2 करोड़ 81 लाख मलियत की घड़ियां और घड़ियां ये तोशा खाना से ले गए थे, वो हमारे पास डेटा वो भी पड़ा हुआ है, वो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। इसमें 2 करोड़ 81 लाख की घड़ियां और दीगर कीमती अशिया जो हैं वो भी की हैं। अच्छा, फासन फवाद ने 2 करोड़ और 83 लाख रुपए मलियत का फर्नीचर और दीगर कीमती अशिया अपने असासा में जाहिर किए हैं। 11 लाख रुपए अनसिक्योर्ड इन्होंने लोन के तौर पर जाहिर किए हुए हैं। फवाद नफाज साहब ने यहाँ 64 लाख और 75,000 रुपए कैश इन हैंड जाहिर किया है। और अब ज़रा देख 64 लाख। फिर असासा जात में फवाद हसन साहब ने 3 बैंकों अकाउंट्स में 3 करोड़ और ये 7 लाख रुपए की इन्होंने रकम बताई है। इनके पास 3 करोड़ और 7 लाख रुपए बैंकों में है। अपने एक बैंक अकाउंट में 1615 अमेरिकन डॉलर भी हैं। फिर गवादर में 3,57,000 रुपये मलियत का प्लाट भी इनके पास है। फिर इनका FYC प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने 25 लाख रुपए सरमायाकारी रख चुकी। और फवाद साहब कहते हैं मैं 13 करोड़ रुपए का मकरूज भी हूँ। ये फवाद साहब हैं जनाब, उनके जिनके बताया एसेट की डिटेल देख लें कितनी निकली है। इसके बाद शायद अशरफ तारड़ साहब आते हैं जनाब, इस वक्त NHA के चेयरमैन हैं। इनके पास जो, बल्कि आपके पास देखेंगे मेरा ख्याल इजाज़ गौहर साहब वाला पोर्शन शायद आपके पास हो, मुझे जहाँ नज़र नहीं आ रहा, देखें आपके पास है या राना साहब को कहें हमें वो कागज़ दें। इजाज़ गौहर साहब के भी हैं इसमें एसेट जो हैं। शायद अशरफ तारड़ साहब जो हैं जनाब ये G62 इस्लामाबाद में घर के मालिक हैं। वो कहते हैं ये घर मुझे विरासत में मिला था। फिर इनका सराय खरबूजा इस्लामाबाद में 18 लाख रुपए मलियत की 4 कनाल इनकी ज़मीन है। फिर इनका फार्म हाउस है जिसमें निस्फ के ये हिस्सादार हैं, 3.5 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। 2019 में ख़रीदा था वो कहते हैं। फिर यहाँ कुरी रोड पे PH इस्लामाबाद में 1 कनाल ग्रे स्ट्रक्चर भी उन्होंने जाहिर किया है जिसकी मलियत 3 करोड़ 31 लाख रुपए, 71 लाख रुपए जाहिर किए जो 2021 में ख़रीदा था। शायद तारड़ साहब भी ब्यूरोक्रेट हैं जो मैंने कहा, ये है हाँ, ये मुझे दीजिएगा ज़रा। अच्छा, इसके बाद शायद अशरफ तारड़ साहब F1415 या FGEHF में 2 प्लाट हैं इनके पास। कुरी रोड पर 8 मरले पर मुश्तमल
मुश्तमिल ग्रे स्ट्रक्चर भी इन्होंने जाहिर किया है। फिर यहाँ आपके NHF हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल के प्लाट के मालिक हैं। फिर शहजाद साहब तारा साहब यहाँ पे आपके ओरिएंट या होटल इस्लामाबाद में भी विरासती तौर पर मिलने वाले शेयर्स हैं, उनके मालिक हैं। फिर इनके गखड़ मंडी तहसील वजीराबाद में 7 कनाल प्लाट के मालिक हैं जो विरासत में मिला है। फिर 2 होंडा सिविक हैं, 2 टोयोटा करोला हैं। फिर शहजाद साहब तारा साहब के पास ये 250 ग्राम सोने के मालिक हैं जिसके मूल्य 40 लाख रुपए है। फिर अपने बैंक अकाउंट में उन्होंने यहाँ दिखाए 38 लाख और 76,000 रुपये हैं। फिर असासा जात में बैंक अकाउंट में 7,000 कोई डॉलर्स भी हैं इनके पास। शाहिद तारर साहब ने 15 लाख रुपये फर्नीचर का भी इन्होंने किया। ये वर्ल्ड बैंक में भी रहे हैं, लिहाजा डॉलर वगैरह जो मेरा ख्याल है जो हैं वो वर्ल्ड बैंक वगैरह से सैलरीज वगैरह आती होगी। ये एक और हमारे ब्यूरोक्रेट साहब आ गए। फिर हमारे आते हैं डिफेंस मिनिस्टर जनरल अनवर अली हैदर साहब सर। इनका देखें कि हैदर साहब ने और इन्होंने अपनी अहलिया की 22 करोड़ रुपए की जायदाद इन्होंने डिस्क्लोज की है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं सर। ये DHA में इन्होंने 1 प्लाट कनाल का किस्तों पे जाहिर किया है। DHA लाहौर में प्लाट है। फिर गोजरावाला में इन्होंने किस्तों पर 2 कनाल का प्लाट है। फिर नेशनल पार्क रोड रावलपिंडी में लीज पर प्लाट है। फिर इनका खानेवाली में 38 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। फिर अहलिया का गुलबर्ग ग्रीन में 6 करोड़ और 56 लाख रुपए मलियत का प्लाट है इनके अहलिया के नाम। फिर अहलिया का DHA लाहौर में फ्लैट की मालिक हैं जिसकी 2 करोड़ के करीब मालियत है। फिर ये लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब की अहलिया DHA में 1 प्लाट के किस्तों पर इन्होंने लिया हुआ है। फिर इनके अहलिया ने कमर्शियल एक प्लाजा भी है इनके पास, इनकी मिसेस के पास, जनरल ये अनवर अली हैदर साहब रिटायर जो हैं। फिर इनकी अहलिया ने 3 प्लाटों की फाइल्स खरीद रखी हैं जिनकी अदायगी किस्तों में की जाती है। फिर इनके बड़े भाई जो हैं वो 2.5 करोड़ रुपए का उनको कर्जा भी दिया हुआ है इन्होंने। फिर अनवर अली हैदर साहब के पास एक फिएट, एक ट्रैक्टर, मैसी फर्गूसन और सुजुकी वैन बुलान के भी मालिक हैं। और फिर इन्होंने अपने सासा जात में 22 तोले सोना जो है ना वो भी इन्होंने जाहिर किया हुआ है। अब आते हैं जनाब इस पे, ये हो गए अपने गोहर इजाज साहब। ये तो बड़े अमीर लोग हैं। अमीर बंदे आ सकते हैं पावर पॉलिटिक्स में बेचारे, और कौन आ सकता है। अगेन आई एम सेइंग कि ये उनके डिक्लेयर्ड अमाउंट है। वी आर नॉट रेजिंग एनी क्वेश्चन और फिंगर्स, वी आर जस्ट रिपोर्टिंग, वी आर द रिपोर्टर्स, वी आर रिपोर्टिंग किस किस के पास जो उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। गोहर इजाज साहब कहते हैं जनाब कि मेरे पास 1 अरब 57 करोड़ रुपए की जायदाद है। गोहर हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, एप्टमा के वो चेयरमैन रहे हैं, तो वो ये कहते हैं जनाब इसमें 1 अरब 19 करोड़ के मलियत में 1195 कनाल उनकी ज़मीन ED लाहौर में जाहिर की है। फिर वो लाहौर में उसमें मैं अगर सही पढ़ रहा हूँ तो वो 79 करोड़ 48 लाख रुपए मलियत के घर के मालिक भी हैं। मेरा ख्याल है ये ज़रा हमारे जो है ना, क्या नाम है, 79 करोड़ का घर, ये इमरान मगराना साहब जो हैं, ज़रा थोड़ा सा मुझे उन डॉक्यूमेंट से ज़रा कंफर्म करके दें, मेरे पास भी है, मैं भी कर लेता हूँ कि 79 करोड़ रुपीज़ का घर आ रहा है इनका जो इन्होंने डिक्लेयर है मॉडल टाउन में। इसके बाद उन्होंने अपने असासा जात में 17 करोड़ 46 लाख रुपए की ज़मीन जो है MCM लाहौर में भी उन्होंने जाहिर की हुई है। फिर गौहर साहब ने कोई 14 करोड़ मलियत का लेक सिटी लाहौर में प्लाट है। फिर ये कराची में दुकान के भी मालिक हैं गोहर इजाज साहब जिसकी मलियत 69 लाख रुपए दी है। फिर बेदिया रोड लाहौर में फार्म हाउस में ये हिस्सादार हैं हाफ जिसकी मलियत 1 करोड़ 57 लाख रुपए है। अच्छा, चिन्योट में भी घर के निस्फ ये हिस्सादार हैं जिसकी मलियत 50,000 रुपए है। फिर गोहर इजाज कमास लाहौर में 10 कनाल ज़मीन के मालिक हैं जिसकी मलियत 4 करोड़ रुपए जाहिर की गई है। फिर मिल कमास लाहौर में 132 कनाल ज़मीन के मालिक हैं जिसकी मलियत 2 करोड़ रुपए है। फिर इनकी अहलिया जो हैं उनकी बेदिया रोड में फार्म हाउस में निस्फ की मालिक हैं जिसकी मलियत 1 करोड़ रुपए है और प्लस है। फिर गोहर इजाज की अहलिया रेमंड पर 20 कनाल ज़मीन की मालिक है जिसकी मलियत 1 करोड़ और 83 लाख रुपए जाहिर की गई। अच्छा, डोंगा के लिए एबटाबाद में गोहर इजाज की अहलिया मकान की मालिक है जिसकी मलियत 6 करोड़ 87 लाख रुपए जाहिर की गई। फिर लेक सिटी डेवलपर्स के नाम से कारोबार है गोहर साहब का जिसकी 13 करोड़ रुपए की है। फिर गोहर साहब ने 1 अरब और 50 करोड़ रुपए स्टॉक और शेयर्स में सरमायाकारी की हुई है। फिर गोहर इजाज साहब 7 करोड़ 10 लाख रुपए ये मलियत के लैंड ये रोवर के मालिक हैं। गोहर इजाज साहब 1 करोड़ मलियत के BMW और 95 लाख मलियत की मर्सिडीज़ के भी मालिक हैं। फिर गोहर साहब ने 4 करोड़ 36 लाख रुपए मलियत की ज्वेलरी भी जाहिर की है। फिर गोहर साहब ने 3 करोड़ 14 लाख रुपए इन कैश इन हैंड, 1 करोड़ रुपए बैंक में, 1 करोड़ 60 लाख रुपए बैंक में है। और गोहर इजाज साहब ने 3 बिलियन 33 करोड़ रुपए के कर्जा जात भी जाहिर किए। सो गोहर साहब इज इक्वली रिच मैन, इज ए बिजनेस मैन, एप्टमा के रहे हैं हमें से, तो सारी चीज़ें उन्होंने भी जमा करवाई हैं। इसके बाद आते हैं जनाब निगरान वजीर जो हैं या जलीलाबाद से हमारे जिलानी साहब जो हैं, पहले उनको देख लेते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। जलीलाबाद जिलानी साहब का G63 इस्लामाबाद में घर के मालिक हैं जिसकी 11 करोड़ उन्होंने मलिया जाहिर की है। और उसके बाद D12 में भी उनका कोई प्लाट है उनके पास। फिर मुजफ्फरगढ़ में 40 एकड़
ज़मीन के मालिक हैं जो विरासत में मिली है। फिर 2017 में फार्चूनर और 2019 में करोला गाड़ी के भी मालिक हैं। और 9 करोड़ 72 लाख रुपीज़ इन कैश वगैरह जो है ना वो भी उन्होंने ज़ाहिर किया है। उन्होंने निगरान जो हमारे वो हैं मतलब वज़ीर ख़ारजा। फिर निगरान सेहत हैं जनाब ये डॉक्टर नदीम जान साहब, इन्होंने 5 करोड़ और 59 लाख रुपए की जायदादें ज़ाहिर की हैं। 20 कनाल या अराजी के मालिक हैं। फिर नदीम जैसा टोयोटा करोला होंडा गाड़ियों के मालिक हैं। फिर नदीम जैस के पास से 40 तोला सोना के मालिक हैं। फिर इनके पास 1 करोड़ और 35 लाख रुपए कैश इन हैंड ज़ाहिर किया है। इन्होंने वफाकी वज़ीर सैयद डॉक्टर नदीम जान साहब ने इनके पास है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं ये वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम साहब हैं। ये कहते हैं ये कि मैं F सेक्टर इस्लामाबाद में घर के मालिक हैं जिसकी मलियत 12 करोड़ रुपए ज़ाहिर की गई है। गोजरावाला DH में प्लाट के मालिक हैं ये वज़ीर कानून जो है हमारे अहमद इरफान साहब, जिसकी मलियत 24 लाख रुपए है। अच्छा, जलालपुर जट्टा में ख़ानदानी ज़मीन में भी वो ज़मीन के हिस्सेदार हैं। फिर 1 करोड़ और 22 लाख रुपए मर्सिडीज़ की गाड़ी है इनके पास है। अहमद इरफान के पास भी 60 लाख रुपए की एक और गाड़ी के मालिक हैं। फिर 5 लाख रुपए कैश इन हैंड है। फिर 12.5 लाख रुपए मलियत की इनका फर्नीचर है। फिर इनका तकरीबन 1 करोड़ रुपए मलियत के दीगर असासा जाते हैं। 4 करोड़ 20 लाख रुपए हाउस बिल्डिंग लोन भी ज़ाहिर किया हुआ है। और 85 लाख रुपए के दीगर कर्ज भी इन्होंने किए हुए हैं। फिर निगरान हम आ जाते हैं वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज साहब। खलील जॉर्ज साहब में कोयटा में फ्लैट के मालिक हैं जिसकी 75 लाख रुपए उन्होंने कीमत ज़ाहिर की है। अपने असासा जात में 3 तोले सोना है और 5.5 लाख रुपए कैश इन हैंड है, जबकि बैंक में 40 लाख रुपए इनके भी पड़े हैं खलील जॉर्ज साहब। निगरान वज़ीर तलीम ये मदद अली कुरैशी साहब जो हैं इनकी 22 लाख और 8,000 रुपए इनके टोटल एसेट्स हैं। हैदराबाद में इन्होंने अपना घर ज़ाहिर किया जिसकी मलियत 12 लाख रुपए बताई गई। और इनकी अहलिया कराची में क्लिफ्टन में फ्लैट की मालिक है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अब मुझे नहीं पता, ये तो क्लिफ्टन में फ्लैट का रेट जो है 10 लाख रुपए कराची वाले बता सकते हैं। आई हैव नेवर बीन टू कराची इन सेंस, गया तो हूँ लेकिन इस तरह नहीं पता। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक साहब जो है उन्होंने अपने 60 लाख रुपए की उन्होंने मलियत उन्होंने किए। बाकी उन्होंने अपने असासों की डिटेल जो है ना उन्होंने नहीं दी। 2-4 अभी रह गए हैं, अभी सब्र करें, इतनी जल्दी उसमें ना जाए। ये इसमें निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई वज़ीर है मोहम्मद अली साहब। इनका आर्चर्ड फार्म हाउस है इस्लामाबाद में जिसकी मलियत 13 करोड़ और 79 लाख रुपए दिखाई गई है। बरतानिया में 3 जायदादें हैं सर इनके वज़ीर मोहम्मद अली साहब की, ये जो हमारे एनर्जी के वज़ीर हैं। और मल्टी ट्रेडिंग इंटरप्राइजर के नाम से कारोबार भी है जिसकी मलियत 9 लाख रुपए है। निगरान वज़ीर ये मोहम्मद अली साहब हैं। ये MAGM वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में 7 करोड़ 30 लाख रुपए की सरमायाकारी है। अच्छा, इसके बाद इनकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट में कोई 5 करोड़ और ये 84 लाख रुपए की सरमायाकारी है। फिर इनकी ऑल एग्रो रियल स्टेट है प्राइवेट, उसमें 1 करोड़ समथिंग की इनकी 36 लाख की है सरमायाकारी है। फिर इनके पास 11,67,000 मलियत की इन्होंने होंडा सिविक गाड़ी ज़ाहिर की हुई है। और कैश इन हैंड 6 करोड़ 78 लाख रुपए इनके पास है। अब आते हैं निगरान वफाकी वज़ीर उमर सैफ IT। उमर साहब के पास इस वक्त 28 करोड़ रुपए मलियत के असासे हैं जनाब। DHA मुल्तान में 1 कनाल घर के मालिक हैं जिसकी 62 लाख कीमत बताई गई। DHA लाहौर में 4 मरला कमर्शियल प्लाट के मालिक हैं जिसकी मलियत 3 करोड़ और 5 लाख रुपए ज़ाहिर की गई। मुस्लिम टाउन लाहौर में कमर्शियल बिल्डिंग के मालिक हैं जिसकी मलियत 70 लाख रुपए। इनकी अहलिया DHA लाहौर में 1 कनाल प्लाट के मालिक हैं, 1 करोड़ और 43 लाख रुपए। डॉक्टर उमर साहब की अहलिया DHA लाहौर में कमर्शियल प्लाट के मालिक हैं जिसकी 4 करोड़ 35 लाख रुपए कीमत है। इनकी अहलिया DHA फेज़ मेरा ख्याल 11 है या 2 है, लाहौर में कमर्शियल प्लाट है जिसकी 2 करोड़ और 10 लाख रुपए की कीमत है। फिर नेवल एनकरेज लाहौर में उमर साहब की अहलिया के नाम पर कमर्शियल प्लाट की मालिक है जिसकी 1.5 करोड़ रुपए कीमत है। इनकी अहलिया के नाम पर LDA लाहौर सिटी में एक 10 मरले का प्लाट है जिसकी कीमत 27 लाख रुपए है। इनकी अहलिया के नाम पर नेवल एनकरेज लाहौर 10 मरला प्लाट है जिसकी कीमत सारी में से मोस्टली प्रॉपर्टी उमर साहब की अहलिया के नाम पे है जिसकी मलियत 1 करोड़ 19 लाख रुपए ज़ाहिर की गई। उमर साहब की अहलिया गुरबाग लाहौर 3 में अपार्टमेंट की मालिक हैं जिसकी मलियत 5 करोड़ ज़ाहिर की कि उमर साहब ने 11,000 या 12,000 डॉलर जो हैं बैरून मुल्क कारोबार भी ज़ाहिर किया है। उमर साहब ने TPL में 42 लाख रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। टोयोटा और मर्सिडीज़ गाड़ी के मालिक हैं जो उनके बकौल उनको गिफ्ट मिला था। फिर 30 तोला सोना है जिसकी मलियत उन्हें 56 लाख ज़ाहिर की है। फिर 10 लाख 93,000 रुपये कैश इन हैंड है। उमर साहब ने अपने बैंक अकाउंट में 5.25 करोड़ रुपए, जबकि अहलिया के अकाउंट में 97 लाख रुपए। अब यहाँ पे थोड़ी सी आगे पीछे हो गए, जायदादें सारी अहलिया के नाम पे कैश डॉक्टर साहब ने ये समझ आ रही है कि डॉक्टर साहब ने कैश अपने पास रखा है। बाकी जो जायदादें हैं, प्लाट हैं, फ्लैट हैं, जो भी हैं वो बेगम साहब को, ये मैं समझदारी से ना उमर साहब के हिसाब से मैं अच्छे से मैनेज किया ये हुआ है। और बैंक अकाउंट में 20,000 डॉलर जो है ना वो इनके करीब है। मेरा ख्याल एक आध और बच गए, फिर करते मैं तो क्या कहते हैं ये पढ़ के भी थोड़ा सा
ओहो हो, वो चल लास्टली किधर गया? एक और भी था हमारे, उनको रह गया। मैं ज़रा आपको, आई एम सॉरी फॉर द डिले। सुलंगी साहब भी रहेंगे। सुलंगी साहब का मैं देख रहा था, वही वाला था। आपके हाथ में तो नहीं है? नहीं, इसी में ही है। मैं देखता हूँ ज़रा। हाँ, ये सुलंगी साहब जनाब, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तला सुलंगी साहब के असासा जात की मलियत 2 करोड़ 32 लाख है। ये बहरिया टाउन रावलपिंडी में घर के मालिक हैं, जिसकी मलियत 1 करोड़ 27 लाख रुपए है। इनकी अहलिया के नाम पे 2 प्लाट है, जिनकी मलियत 2.5 लाख 29 लाख रुपए है। और इनके पास एक गाड़ी है 12 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए का मलियत का फर्नीचर किया है, विच इज़ वेरी मॉडेस्ट, से एक नॉर्मल सा एक होना चाहिए। और भी हैं, लेकिन अभी बड़े रहते हैं, बड़े बड़े नाम है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें कल के लिए बचा लेते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन क्लास साहब, एक सवाल तो है ना कि इतने गरीब मुल्क के इतने अमीर लोग, गरीब मुल्कों में वही करो, अगर किसी बंदे ने अपनी मेहनत से टैक्स दे के कमाई हैं चीज़ें, वी कांट रेज एनी क्वेश्चन। अमीर लोग भी तो दुनिया में रहते हैं, आते हैं, अगर आप अपना टैक्स देते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और ये चीज़ें लेकर आते हैं, तो उसमें तो नहीं है। बस वही है, मैं उनसे पूछना चाह रहा था शमशाद अख्तर साहब से कि वो हम किसी अगेन एम से कि उनको कितना प्रॉफिट जो है। अब ज़रा इसमें बाज़ दफ़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात ज़रूर हो सकती है। सर्टन कुछ लोग हैं जिनको स्टॉक में भी जिन्होंने वो किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया, बट दे कैन से कि जनाब कि हम क्या करें, हम तो 3 महीने के निगरान हैं, तो हम या तो बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, रिटायर हैं सारे। असल चीज़ ये है कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ज़रा प्रॉपर्टीज आप देखें कि हाउ दे हैव अमेस्ड वेल्थ, कैसे उन्होंने इतना इकट्ठा मतलब है उनके पास जो चीज़ें आती हैं। सो मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा लेट्स बी रिपोर्टर्स, जस्ट रिपोर्ट द फैक्ट्स, लेट द पीपल डिसाइड कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है और कितना कितना किसके पास है। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं क्लास साहब के जो गौहर एजाज साहब का मॉडल टाउन में घर है, उसकी इतनी ही वैल्यू है जो इसमें लिखी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट $1 बिलियन, तकरीबन 80 करोड़ रुपए का बंद है। चलो फिर उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम लिया गौहर एजाज साहब ने, लेट्स पे हिम द ट्रिब्यूट। उन्होंने वो वाली नहीं बताई प्राइस जिस पे खरीदा था, पता नहीं कितना, मेरा ख्याल उन्होंने मार्केट प्राइस बताई है, फिर अदरवाइज लोग वो बताते होते हैं जो पहले खरीदी होगी। सो एटलीस्ट ये कम क्लीन के अपनी उन्होंने घर की गौहर एजाज साहब ने कीमत बताई, करंट। मैंने इतना घर की कीमत, टू बी फेयर, मैं बहुत सारे अरसे से चीजें फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो सकता है मेरी कोई नजर से आउटलुक से हो, इतने अपने घर की को डिक्लेयर करते हुए कम देखा है मैंने। मतलब मेरे जहन में तो नहीं आ रहा जिसने अपने घर को 79 करोड़ रुपीस का या 80 करोड़ रुपीस का उसने शो किया हो। और हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं डॉक्टर नुमान नियाज, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड व्हाट नॉट। डॉक्टर साहब, वेलकम करेंगे आपको शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच। और रऊफ भाई, थैंक यू वंस अगेन। सर आपकी मेहरबानी, आप इतने दूर से हमारी रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। अगरचे पहले सेगमेंट में हमने बड़ी एक्सप्लोसिव चीज़ें की है, लेकिन कौम क्रिकेट की बहुत बड़ी शदाई है। और आप लास्ट टाइम में हमें बड़ी फरमाइशें आई कि डॉक्टर साहब जो हैं, यू आर लाइक सेलिंग लाइक हार्ट केक एवरीवेयर, हर चैनल आपको चाहता है। और आप इंडिया तक इवन हमने देखा, जब मैंने ट्वीट किया मेरे प्रोग्राम के हिम्मत से 15-20 लाख तक उसके व्यूज़ गए जो हमने उस पर ट्वीट किया था आपके शो का। और इंडिया से कितने बड़े लोगों का रिस्पांस है। ये आपका शो है, बहरहाल आपका वेरी क्योंकि अब टीम वापस आ गई, बाकी सवाल ये रबिया को ज़्यादा क्रिकेट का शौक है। अच्छा, ये क्लास साहब आराम से बस अब मेरा शौक खत्म हो गया। क्लास साहब क्या रह गया उसके बाद ही तो पूछें शौक के बाद। आपकी टोन भी वैसे कुछ डाउन है, ये हम वैसे एक्सपेक्टेड था जो हुआ। टोन डाउन है, हाँ। You're okay? You were expecting the same. Absolutely, no surprises. Surprises तो कोई नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी मतलब there were hopes, और जिस तरीके से वो होप्स खत्म हुई और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस रही, दरमियान में भी क्रिटिसिज्म होता रहा, बड़ी टेक्निकल बातें भी हुई, बट हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? You will never get to the light if you follow the shadows. आपने काम कभी कुछ किया ही नहीं। और मुझे एक चीज़ बताएं, अभी इसी पे जवाब पे आ रहा हूँ कि आजकल बात हो रही बाबर आजम को कप्तानी से हटा दो। 1999 वसीम अकरम, वी रीच फाइनल। 2003 वकार यूनुस कैप्टन, हटा दो। 2007 इंजमामुल हक आइलैंड से हार के, हटा दो। 2011 शाहिद अफरीदी सेमीफाइनल में पहुँचे, हटा दो। 2015 मिसबाउल हक, हटा दो। 2019 सरफराज अहमद, हटा दो। कप्तान तो हमने पहले बाबर आजम हटा दो। इज इट द सोल्यूशन? तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या हटा दो? प्रॉब्लम आपके 2-3 है जी। कि एक तो पहले आप नेचुरल फ्लेयर और फ्लेबॉयंस में दुनिया की सारी टीम्स खेलती थी, और क्रिकेट जो है वो इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। इट वाज नॉट अ कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, एक कंज्यूमर सेवी नहीं था। अब क्या हुआ है कि अब तकनीकी हिसाब से सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, साइंटिफिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू हो गए। आप पीछे रह गए।
द क्लियर कट केस आपका वही है कि आप ही के मरहूम ब्रिगेडियर आतिफ ने रिकमेंड किया था कि ऑस्ट्रोटर्फ होनी चाहिए हॉकी। आपने एक लगाई कराची में, नेदरलैंड ने 500 लगा ली इतने से नेदरलैंड्स में, ठीक है। एंगुलर हॉकी आई, आपकी फिटनेस नहीं थी। सो वी आर लैगिंग बिहाइंड। इट इज़ ए कंप्लीट केयोटिक मैनेजमेंट फेलियर। हम अभी तक मुझे ये बताएं कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये क्या है? प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, ऑटोनमस है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, किस तरह चलता है? मुझे नहीं समझ आई। एक चेयरमैन आपने मैनेजमेंट कमेटी बिठाई हुई है 1 साल से, एडहॉकिज्म कि एडहॉक कमेटी आके कहती है कि हमने BOGs बनाने और हमने एक चेयरमैन लगाना है 3 साल के टेन्योर का। 1 साल लग गया, अभी तक चेयरमैन नहीं बन सका, BOG नहीं बन सकी। फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है वो नोटिफिकेशन जो निकालती है, वो नोटिफिकेशन निकालती है कि ज़का अशरफ साहब आप डे टू डे वर्किंग करेंगे, ठीक है। आपका 3 महीने का, इसके बाद आपको टेन्योर और नहीं मिलेगा और आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। सो आपकी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी सर, कुछ समझ आई? हाँ नहीं, मैं अब और साइड पे मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से सारा जो शिफ्ट हो रही है। अच्छा, मैं नो ऑफेंसेस टू एनीवन, मैं क्रिकेट एंजॉय करने वाला बंदा हूँ कि मतलब अपनी टीम के साथ मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन और प्लेयर भी टीम है, अब उनको मैच देखते हैं, अपनी टीम बाज हो चली जाती है। सारा इस वक्त रुख जो है वो सारा इस पे आ गया, बोर्ड पे आ गया है। और आप लास्ट टाइम खुद कह के गए थे कि ज़का अशरफ साहब को कहा गया था कि आपने पिछली मैनेजमेंट के वो जो लोग बैठे हुए हैं ना, आपने उनको नहीं बदलना, कोच नहीं बदलने, आपने यहाँ पे जो और लोग बैठे हैं उनको नहीं बदलना, आप पे गिरेगा। एडवाइस की गई थी, एडवाइस, और उन्हें मानी, मेरा ख्याल है उन्होंने मानी। मेरा सवाल ये है, ये 3 महीने तो ये थे ना, 3 महीने से पहले तो कोई लोग थे, कोई प्लेयर ने 3 महीने में तो मैचेस, हमें कोई ऐसी गिदड़ सिंगी तो नहीं होनी थी। टीम सेलेक्ट की इंजमामुल हक साहब ने, कोच आपके वहाँ पे मौजूद थे, खेलना था उन्होंने, खिलाड़ियों ने, फिटनेस उन्होंने ठीक रखी है, पैसे वो लेते हैं, दुनिया भर की लीग्स में जाते हैं, अपने आप को मतलब करोड़ों रुपए की जायदादों के मालिक हैं। एक दिन आते हैं, अगले दिन लगता है करोड़ों का घर, गाड़ियों के आगे बादशाह, ऐसी गाड़ियाँ, मतलब प्लेयर को बिल्कुल माफी मिल गई है। और यकदम सारा दबाव जो है वो बोर्ड पे आके, खेलना जो है वो चेयरमैन ने तो नहीं खेला, ज़का अशरफ ने। आई टोटली एग्री विद यू। जिन्होंने टीम को सिलेक्ट किया, इतना बड़ा फोरम था और इतने अरसे से बाबर को किसी को नहीं हटाया जा रहा था कि वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। तो वर्ल्ड कप जब आया तो वो कहते नहीं ये तो इनके बोर्ड की गलती है सर, वो सब कहते बोर्ड की गलती है, तो खिलाड़ियों को क्या गलती है सर? आई गेट योर पॉइंट सर, आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, आई गेट योर पॉइंट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राबिया को भी जवाब देता हूँ, आपको भी। मुझे रऊफ साहब ये बताइए कि फाइनल अथॉरिटी कौन था जिसने साइन की? वो टीम इंजमाम ने पिक की, बाबर आजम ने अपनी डिक्टेशन दिखाई, अपनी प्लेयर पावर दिखाई, उसने कहा ओवर माई डेड बॉडी ये प्लेयर जाएंगे, मान लिया हमने। रॉन्ग थिंग टू डू। किसने डिसिप्लिन करना था उस कैप्टन को? किसने कैप्टन को रिटेन किया था? कौन डर रहा था मिकी आर्थर को चेंज करते हुए? कौन डर रहा था ग्रांट ब्रैडबर्न को चेंज करते हुए? खुद तो कहा कि एडवाइस की गई थी आप नहीं चेंज करनी, वो चेंज करते तो ज्यादा। आप मुझे एडवाइस कर दें कि यार मैं पीले रंग का कोट पहन के आ जाऊं। सर मुझे पता, मैं तो मेरी सारी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रैपिड राउंड फायर भी चाहता हूँ। मुझे एक बात बताएं सर, ये कप्तान और कोच एक टीम बना के देते हैं और चेयरमैन कैसे को चेंज करे? अगर चेंज करे भी सही, सपोज अथॉरिटी क्यों रखी हुई है? अथॉरिटी सिर्फ इसके लिए थोड़ी रखी है कि चेयरमैन ने बैठ के टीम चेंज करनी है। मतलब इसका कसूर अगर ब्लेम किसी को लेना चाहिए, माई व्यू, तो वो तो इंजमाम को और कप्तान को लेना चाहिए। उसने इनकी इज्जत रखी कि आपकी इज्जत की खातिर मैं टीम चेंज नहीं कर रहा, मैं टीम मैनेजमेंट भी चेंज नहीं कर रहा। वो चीज़ें भूल गए सारे। जो खिलाड़ी करोड़ों पे लेते हैं, लाखों लेते हैं, हमारी उम्मीदें हैं, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है, थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं बच गई, चलें जितनी भी है। आप जाते हैं और उसके बाद ना आप में कोई करिश्मा है ना वो चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें मैनेजमेंट पे आ गई हैं सर। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि बाबर आजम में करिश्मा नहीं कप्तानी का, आपने भी कहा 3 साल 4 साल पहले किसने बनाया था कप्तान? उसने कितनी कप्तानी की हुई थी? कहाँ पे वो इवॉल्व हुआ था कप्तान? डोमेस्टिक में किस टीम की कप्तानी की हुई थी? कहीं पे भी नहीं। क्या वो कवर ड्राइव अच्छी मार रहा है, किसी बड़ी शख्सियत को बहुत पसंद आ गया, आपने उसको कप्तान बना दिया, तो क्या आपने इस पर कोई वर्किंग की हुई थी? 1। दूसरा भी आपने इतनी सारी जो बातें की, T20 कौन फैसिलिटेट करता है? क्रिकेट बोर्ड कौन देता है NOCs के जाके T20 लीग्स खेलें? जब ये T20 लीग्स खेलेंगे तो ये 4 ओवर के बॉलर होंगे ना, तो गेंद 10 ओवर तो नहीं करेंगे ना। तो प्रॉब्लम क्या आई कि आपकी अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर आप कहते हैं कि प्लेयर्स को बचाने की कोशिश हो रही। नो, बट 2024-25 तक आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्केड्यूल बाहर निकाला है, इन्वेंट्री। उसमें 9 वनडे इंटरनेशनल है टोटल 2 साल में, और 1 ट्राई नेशन है जिसका भी पता नहीं है कि वो T20 है या वनडे, या कितना क्वांटम होगा, यूनिट कितने होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी डिसाइडेड नहीं है,
कि उसमें वनडे होगा या T20 होगा। तो 2 साल में जिस बंदे ने 9 वनडे खेलने हैं या एक पाकिस्तान में वो लिस्ट लेकर साल में टूर्नामेंट खेलेगा, यू एक्सपेक्ट कि वो जाके वर्ल्ड लेवल पे डिलीवर करेगा। एंड डॉक्टर साहब एडिंग मोर टू इट, अब जिस तरह बात कर रहे हैं कि अभी इस वक्त अगर हम बात करें कि अगर बाबर आजम अच्छे कैप्टन प्रूव नहीं हो रहे तो कैप्टन कौन है, दूसरा कैप्टन कौन है, वी डू नॉट हैव एनीवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आपने बनाने दिया और किसी ने बनने दिया। अब मैं इधर बाबर पे भी ब्लेम डालूंगा कि आपने शादाब, अगर आपको पता था कि T20 का बॉलर है, कि आपने वनडे में किसी को इवॉल्व होने दिया? क्या आपने इब्रार को मैचेस खिलाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कि यार मेरे पास एक बैकअप होगा? सो दिस इज बोथ वेज। प्लेयर अपनी कंफर्ट जोन में अपनी पावर अब्यूज कर रहे थे, बोर्ड अपनी फैलेसीज में रह रहा था, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर, नो विजन, नो इंटेंट। ये दोनों तरफ है। सर मेरा जो इस पे था, हमारे खिलाड़ी जो हैं, जैसे आपने लास्ट में बड़ी खूबसूरत बात की, हमने कमज़ोर टीमों के साथ मैच रखे। इंडिया हमसे खेलते नहीं पिछले 10-15 साल से, जो इतनी बड़ी टीम थी जिसके साथ हम खेलते, कि हमारे प्लेयर को खेलते, कुछ सीखते, कि वो गलतियाँ फलां गलत, वो है नहीं। बाकी बचा ऑस्ट्रेलिया हम गए थे, जिस तरह बुरे तरीके से हमारा, बल्कि एक दफ़ा तो उसने, मेरा ख्याल है वो जो उसमें वो चैपल है, इन चैपल जो है मेरा ख्याल जो कमेंट्री करते हैं, उन्होंने बड़ी उससे बेइज्जती की थी हमारी। वहाँ के क्या आपने क्लब क्रिकेटर मंगा रहे हैं, इनको बुलाया ना करें, टाइम ज़ाया करते हमारा। जब हमारे पास एक टैलेंट होता था, चीज़ें होती थी, वो कख रहा नहीं है। और इसके साथ जो भी उस पे हैं, चलें वो तो जो भी है, ये हारिस रऊफ़ की स्पीड वो कम हो गई है, ये हो गया शाहीन अफरीदी साहब की स्पीड कम हो गई है। इनको स्पीडों पे ज़रा थोड़ा बताएंगे, जो 145 से 150 तक जाते थे दोनों, अब वो 135-30 तक आ गए। ये वर्ल्ड कप का दबाव है या कोई और चक्कर है? नहीं भाई, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक तो शाहीन अफरीदी हमेशा नए बॉल से आउट करता था, और नए बॉल से वो T20s में ज़्यादा प्रोलिफिक आउट करता था, वनडे खेला कम है। तो वहाँ पे वो जो फिटनेस है उसकी, इट्स नॉट कि वो अनफिट है, लेकिन उसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा था कि वो राउंड द विकेट भी आ रहा है। ऐसे लग रहा था कि वल्नरेबल नी को बचाने के लिए उसने अपनी पेस को कट डाउन किया। फिर क्योंकि 10 ओवर करने थे, नसीम शाह बीच में से माइनस हो गया, तो ही वॉज थिंकिंग कि मिडिल ओवर में वो कभी भी अच्छी बॉलिंग नहीं करता, तो उसकी ड्रॉप होती थी, बॉल लेंथ पे ड्रॉप नहीं हो रही थी, तो उसने अपनी स्पीड कम करने की कोशिश की। हारिस रऊफ T20 बॉलर, उस लेंथ पे T20 में आप आउट कर सकते हैं, वनडे में तो जितनी तेज़ मारेंगे, जितनी तेज़ बॉल करेंगे, उतनी तेज़ आगे से आपको मार पड़ेगी। दिस मीन्स अ रॉन्ग सिलेक्शन, कि वो 6, 7, 8 या 10 लिस्टें खेला हुआ टोटल। दिस वॉज अ रॉन्ग सिलेक्शन। वाई डिड यू एज्यूम कि जो T20 में एक बहुत तगड़ा गन प्लेयर है, वो आपका जो है वनडे इंटरनेशनल में भी करेगा? ठीक है। अब आप मोहम्मद शामी का एग्जाम्पल देख लें इंडिया का, कि उन्होंने बेंच किया हुआ था उसे, और वो T20s के जो लास्ट और डेथ ओवर्स होते हैं वो नहीं कर पाता, लेकिन अब आप देखें कि द वे उसकी रिस्ट पोजीशन, सीम पोजीशन, पिच पे उसने आउट कैसे करने हैं, तो इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। डॉक्टर साहब अनदर थिंग, ये बात है बॉस के आपकी। अच्छा, फिर रॉन्ग सिलेक्शन इस तरह है कि हारिस रऊफ आगे बॉल करता है, अब इंडिया के पिचेस में आगे नहीं चलना था, पीछे चलना था, तो वाई नॉट शाहनवाज ढानी, जिसको आप सैर कराते रहे एशिया कप में। मैं अभी हम जब ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, वो सेल्फी लेता रहा। डॉक्टर साहब जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि नेचुरल क्रिकेट नजर नहीं आ रही, तो आपने कहा ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहते हो, ऑफ कैमरा कहते हो, तो लोग कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सामने ला रहे हैं, इट विल बी ए प्रोफेशनल embarrassment. We were talking off camera. Okay. Off camera. So off camera, when we were discussing, तो यही बात हो रही थी कि नेशनल क्रिकेट नजर नहीं आ रहा है, and you were like कि ये बहुत साइंटिफिक हो गया है, अब it's not those times जब इस वक्त क्रिकेट जो थी वो टैलेंट बेस्ड होती थी और उसमें कोई टेक्निक नहीं थी। तो इंडिया की जिस तरह की पिचेस थी, हम टेक्निकली भी उसके लिए रेडी नहीं थे, वी डिड नॉट नो हमने कैसे करना है, क्या प्रैक्टिस नहीं थे, इंडिया में खेले नहीं है, 15 सालों से इंडिया में खेले नहीं है। चले ये एक एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन उसके अलावा आपने कितनी अवेयरनेस अपनी ली हुई थी बाकी टीम्स की, और आपने कितने ऑर्गेनाइज कितना अच्छा किया हुआ था रोड टू द वर्ल्ड कप। वो आपका अगर एक साल आपको पता ही नहीं कि कल चेयरमैन कौन होगा, आज चीफ सिलेक्टर कौन होगा, परसों कौन होगा, तो अनसर्टेनिटी रहती है। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक ले लें। फिर पूछना ये था, 2 सवाल है मेरे, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लें। आज आप बहुत तेज गेंद करें, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो करें, क्योंकि इसमें उस वक्त जब आप आए थे तो उस वक्त एक डिफरेंट फेज थी, अब लोग जरा थोड़ा सा गुस्से में हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग हर टाइम। और मिकी आर्थर कह रहे हैं हारिस रऊफ को लेकर जाना है आपने, नंबर 1, वो सवाल जो अभी से सुन लें, नंबर 1। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपने कहा था बाबर जो ऑस्ट्रेलिया एज ए कैप्टन नहीं जाएगा, लास्ट टाइम यू सेड इट। तीसरा जो बड़ा अहम चीज़ है इस वक्त, अमाद की और वसीम अकरम की वो टिट फॉर टैट चले, हालांकि मुझे पता है दोस्त हैं आपके, लेकिन मुश्किल होगा। तो उसमें आप किसको ठीक समझते हैं, कि वसीम अकरम ठीक कह रहे हैं या अमाद जो है वो ठीक कह रहे हैं? ये तो जाते जाते ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब क्लास साहब ने पहले ही सवाल कर दिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 1, question number 1 is about Ahmad Wasim sitting on television, and Wasim Akram in one of his shows, the former Pakistan captain, legendary fast bowler, वो ये कह रहे थे
उनकी कोई इल इंटेंट नहीं थी। उन्होंने कहा ये था कि यार अगर आपने आगे पाकिस्तान खेलना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ ऑन, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अच्छा, इसमें चाहे अमाद सही भी होता तो व्हेन इट कम्स टू वसीम अकरम एक सोशल और उसमें he should have, why? Because he is a seasoned player and a former Pakistan captain who has brought loads many laurels. Nothing to भाई मैं ऑल टाइम फेवरेट फास्ट बॉलर है ना, बाकी चीजें छोड़ so दें। इसमें तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। अमाद इज लाइक ए यंगर ब्रदर टू मी, लेकिन आई पर्सनली फील कि कहीं जगह पे आपको थोड़ा रिसीड करना पड़ता है और यही आपका कल्चर डेवलप होता है। अच्छा, उसने बात बड़ी अच्छी की, यहीं से कल्चर वसीम अकरम साहब ने बात बड़ी अच्छी की कि मतलब उन्होंने जनरल बात की कि लीग मैचेस खेलने जाते हैं पैसा बनता है, यहाँ पे आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, फिर कहते हैं मुझे टीम में डालो। बात तो वसीम अकरम साहब ने बड़ी अपने पत्ते की सर। और अगर सर सही ना भी की होती, मेरा कल्चर ही यहाँ पे डेवलप है। वो बड़ा बॉलर है, बड़ा फास्ट बॉलर है, बड़ा रिस्पेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है सर। अच्छा, दूसरा उस पर मिकी आर्थर साहब कह रहे हैं कि जी कि हारिस रऊफ की बेशक पुअर परफॉर्मेंस रही है, इनको ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, आपकी क्या राय है? सर मिकी आर्थर से ये कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में इसको उतनी तेज और छक्के लगा के ख़त्म करना है। अगर बंदे से वनडे में 10 ओवर नहीं हो रहे, उसमें टैलेंट में कोई कमी नहीं है, उसकी पेस की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बार बार जो वनडे का कह रहे हैं, हमें वनडे टीम खत्म नहीं कर देनी चाहिए। अगर ये हालात हैं, हम 50 ओवर वाली टीम रहे नहीं है, इस पे मैं आता हूँ सर। नहीं, बाद में आप कहेंगे कि हम 20 ओवर वाली टीम नहीं रहे, अब T10 कर लेते हैं। दिस इज नॉट, दिस इज रिग्रेशन। नहीं, हॉकी भी तो ऐसे खत्म हो गई। हाँ तो सर अनफॉर्चुनेट है ना। तो जो अभी आपने मिकी आर्थर वाली बात की है, हारिस ने अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी खेली है? पहले वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, उसको कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में बॉलिंग करनी आएगी, उसको लेंथ वेरी करनी आएगी, वो 20, 25, 30 फर्स्ट क्लास खेलने के बाद रेडी होगा टू बोल इन अ टेस्ट मैच। मतलब दिस इज ए नॉनसेंसिकल। अच्छा, आकिब जवेद साहब का अगर मैंने बयान पढ़ा, अगर ठीक कहा है उन्होंने, तो वो ये फरमाते हैं जी मैंने इसको T20 के लिए तैयार किया था, मैंने इसको 50 ओवर के लिए नहीं किया था। अच्छा, इसमें आपको डिफरेंट तैयार करने पड़ते हैं कि 20 ओवर वाला और है, 50 वाला और है, 5 दिन वाला टेस्ट मैच और है। 4 ओवर और यही बात आकिब ने शाहीन के बारे में भी कही थी। 4 ओवर जो होते हैं ना, उसमें बॉलर को पता होता है मैंने 4 ओवर करने, 24 गेंदें करनी है, मैं फ्लैट आउट जाऊंगा, फुल थ्रॉटल। फिर उसमें लेंथ आप देख रहे होते हैं, जो थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि हिट लगे, आउट होने का चांस होता है T20s में। जब आप वनडे में आते हैं तो बैट्समैन का डिफेंस भी होता है, तो फिर वो आगे से आउट नहीं होता, तो फिर आपको आउट करना पड़ता है। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या रहा पूरे वर्ल्ड कप में? आज ये 2-3 चीज़ें आप सीधी कर लें, बाबर आजम को सैक करने से कुछ नहीं होगा। 11 से 40 ओवर में आपके स्पिनर हो जो कि आउट करें, विकेट टेकिंग स्पिनर्स होते हैं। हाँ, इधर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि रॉन्ग चॉइसेस वर मेड बाय बाबर एंड इंजमाम। जब आप ये थोड़ी बात थी वैसे कि आप मतलब डॉक्टर साहब आप माइंड ना कीजिएगा, मेरे भाई हैं आप तो बिल्कुल इसको ऐसे पेश करें, ये कोई बात ही नहीं है। अगर उन्होंने अगर अबरार को नहीं खिलाया, उसकी जगह शताब को खिला दिया, या किसी ऐसे बैट्समैन को ले गए, इमामुल हक को खिला दिया, हाईलाइट कर रहा हूँ। मतलब आपने वहां पे उसको नहीं खिलाया, वो जिसने क्या नाम है इसका, ये वसीम फखर वगैरह, ये चीजें आप इन ये चीजों की वजह से तो हम हारे बैठे हैं। जिनको कहते हैं उन्होंने 2-4 छोटी सी गलतियां की। डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं छोटी सी गलती। मैं छोटी गलती नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं हाईलाइट मैं ही करके दे रहा हूँ आपको। 11 से 40 ओवर्स में अगर आपके स्पिनर्स आउट नहीं कर पाते तो कप्तान क्या करेगा? नंबर 1, उसने बंदे गलत रखा, अबरार को नहीं रखा, आप खुद कह चुके हैं। आई टोटली एग्री। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अबरार होना चाहिए था। 21 फर्स्ट क्लास मैचेस में 121 आउट हैं, 6 टेस्ट में 38 आउट और मुल्क को एम्बैरेसमेंट करवा दिया। अबरार को नहीं खिलाया आपने, एक मैच 9 मैच खेले आपने। अब अगेन ये किसका फेलियर है? कप्तान का है, दोनों का फेलियर है बॉस। जिन्होंने कप्तान की ये चीजें जो है वो सर बात सुने, मैं आई एम बीइंग ए डेविल्स एडवोकेट, मेरी कोई ज़का अशरफ साहब के साथ ना कभी वो है ना मेरी वो है, लेकिन अगर उन्होंने दरमियान में उनको वो थोड़ी सी कोई बातें कहीं प्रेस रिलीज निकाली तो हम लोगों ने आसमान साहब को उठा लिया। आपने भी कहा, सब ने कहा। एक तरफ आप कहते हैं जनाब कि वो इंडोर्स क्यों कर रहे थे, उन्हें नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ वो अगर थोड़े से इंटरवेंशन करने की कोशिश की ज़का अशरफ साहब ने, तो हम पढ़ गए उनको। सर इंटरवेंशन का टाइम नहीं था, दैट वाज द रॉन्ग टाइम। इंटरवेंशन वाज प्री टूर्नामेंट या अब है जो आप सारे सवाल कर रहे हैं। नाउ दिस इज द टाइम कि आप इंक्वायरी इनिशिएट करें, आस्क बाबर आजम टू कम। अच्छा सर, अभी कुछ होगा? नहीं, एक मिनट ठहरे, अभी कुछ से थोड़ा था, कोई थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक अभी क्वेश्चन रहते हैं रैपिड राउंड फायर के, अभी टाइम भी थोड़ा है। बाबर आजम जा रहे हैं कप्तान के तौर पर या ऑस्ट्रेलिया, या रही सही वहाँ पे जो बचत है थोड़ी सी, ये एक्सपोज होते हैं हमारे। मुझे याद है डॉक्टर जफर ताब साहब कहते होते, आपके मेरे पीर बहुत गुरु थे, वो कहते हैं प्लेयर का पता चलता है ना 2 ये कंट्रीज में चलता है, या आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे या न्यूजीलैंड वे, बाकी या इंडिया शिंडिया ये वो इधर नहीं चचलता। तो बाबर साहब मजीद एक्सपोज होंगे वहाँ पे, या इनकी टीम कुछ करेगी ऑस्ट्रेलिया में, और एज ए कप्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फौरन बता रहा हूँ आपको, 1964-65 में पहली दफ़ा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था। एक टेस्ट मैच हम जीते थे सिडनी में, जब इमरान खान ने 12 आउट किए थे। एक हम जीते थे मेलबर्न में
76 77 में 12 आउट एक टेस्ट इमरान खान सब कब गए थे? 76 77 आपने वो 64 नहीं का था 64 में पहला हमने ओके, किया ठीक। अच्छा उसके बाद एक 79 में 9 for 71 सरफराज ये सरफराज ने जो ठीक दिए थे। है लास्ट अब जीते थे 1995 96 में जहाँ पे मुश्ताक ने आउट किए थे और राशिद ने 8 विक्टिम्स लिए थे 1995 के बाद आज तक आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते कोई मैच नहीं जीता, कोई टेस्ट मैच नहीं जीते आप 27-28 साल हो गए हैं। अब बताइए जाना नहीं चाहिए। अब आप बताइए मेरा ख्याल है ये ना हो फिर एन चप्पल बैठ के फिर हमारी बेइज्जतियां करें। तो इसमें ये है कि आई पर्सनली फील मैं अगर टूर कैंसिल कर दें कैप्टनसी डजंट बिलोंग टू बाबर आजम फाइन लेकिन who? रिप्लेस हाँ ये इस बहुत सेंसिबल क्वेश्चन है कि मेरे पास चॉइस क्या है मैं किसको बनाऊंगा जो इनको वो लीडर भी इवॉल्व हो वो स्ट्रेटेजिस्ट भी हो वो टेक्टिकली भी साउंड हो और वो लीड फ्रॉम द फ्रंट भी करे। तो अगर आपने 3 साल इन्वेस्ट किया है इस लड़के पे जो कि शायद ओरिजिनल चॉइस नहीं होना चाहिए था आपका ख्याल इवॉल्व किया बाबर ने? बहुत माइनर जी एज कैप्टन नहीं किया अपनी क्रिकेट सर भी वहां पे हमने देखा As कोहली captain साहब evolve नहीं किया। मतलब विराट कोहली जो है उनको फील हुआ हालांकि वो भी कप्तानी से उनको गंगोली साहब ने और बाकी ने किया उन्होंने रोहित शर्मा को लाए यकदम रईस के तो बाबर साहब क्यों नहीं स्टेप लेते? वो एक एज ए प्लेयर के तौर पे बड़े प्लेयर समझे जाते हैं रादर देन अच्छा ऐसे आपको याद आपने मेरा कंसर्न जो है ना minute मेरा कंसर्न ये है कि ये ना हो कि वी लूज बाबर आजम द बैट्समैन मेरा नहीं कंसर्न मतलब कप्तानी से हट गए तो वो फिर ये बैटिंग करना बंद ये कर देंगे। पाकिस्तान में कोई पता नहीं होता जिस किस्म करियर खत्म हो जाता है। करियर कैसे खत्म किया। इट्स लास्ट बाजू में मिनट ऐसे हुआ किसी के साथ बहुत हुआ मतलब किसके साथ छोड़े बैट्समैन को अगर मैं कप्तानी से जावेद मियां दाद को 4 दफा हटाया गया तो उससे जावेद मियां दाद साहब की कोई खुद हटते थे ओहो जो भी था ना बाज दफा आपको जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है ना हटना पड़ता है ना थोड़ा सा। यूनुस खान का करियर खत्म हो गया था उसको तो खैर टीम के अंदर ही बहुत सारे वो रोले थे बेचारे के जाती थी ना यूनुस वाज बिग वर्ल्ड कप विनर है अच्छा अब्बास को जाना चाहिए मोहम्मद अब्बास को ऑस्ट्रेलिया। ही कैन बी वेरी गुड फॉर टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड और इवन इन अगर ऑस्ट्रेलिया। आपको कहा जाए किसको बनाएंगे कैप्टन? मैं तो खुद अपनी कहानी डाल मैं इनको रिटेन करूंगा आई विल रिटेन फॉर टेस्ट मैचेस या मैं पुराना लड़का लेके आऊंगा लोग नाराज हो जाएंगे जिसको गलत हटाया गया था जो बहुत फॉर्म में है ताकि वो कौन है सरफराज ठीक है ताकि अगले शील्ड हो जाए। अच्छा कोच के लिए उमर गुल का नाम आ रहा है बॉलिंग कोच के लिए देखें पहले तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी राहुल भाई कि लोकल कोचेस अगर रखने तो किस फ्रेमवर्क के साथ किस माइंड इंटरनेशनल कोच लोकल होने चाहिए बहुत इंटरनेशनल कौन सा आपके नहीं ध्यान में? लोकल होने चाहिए नहीं एनी इंटरनेशनल नेम नो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान के आप कोचेस आने चाहिए और ट्रेनर प्रोग्राम होना चाहिए और टीम्स होना नहीं चाहिए कोई है हमारे पास में ये पूरे होना तो हम पिछले 10 साल से हमारे पास किसका मतलब इंटरेस्ट कोच की बॉलिंग के लिए मुश्ताक है यार वो स्पिन के लिए ना मैं मुझे फास्ट बॉलिंग के मुश्ताक लिए अहमद है सर 2 फास्ट बॉलर आपके शाहीन और इनको जरूरत है इस वक्त लग रही है कि जो आप बता रहे हैं नहीं तो आपका ख्याल है मॉर्निंग मॉडल क्या करके गया रिजाइन ही करके गया ना तो आपका क्या है वसीम अकरम कोच नहीं कर सकता एग्जांपल दे रहा हूँ फास्ट बॉलिंग की अगर आप बात थोड़ी करें मुझे लग रहा है restrictions है कि मेरा हम टाइम वकार यूनुस वो नहीं कर ऐसे सकते। ही प्रोग्राम खत्म हो जाए और डिस्कशन जारी रहे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, All is a pleasure. बहुत Time मजा का आता पता है ही नहीं। जी आपके साथ बात करने का और जितनी प्रोडक्टिव बात होती है उसका सबसे ज्यादा मजा आता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।